Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and today's topic is atomic absorption spectrophotometer या spectrophotometry. So let's get started. ये आपके MSc एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है या अगर आप MSc zoology से हैं एंड अगर आप टेक्निक्स एंड टूल्स पढ़ रहे हो तो उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है. So let's get started. The atomic absorption spectrophotometer used to measure concentration by detecting absorption of electromagnetic radiation by atom rather than by molecules. तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें मेज़र किया जाता है कंसंट्रेशन. किसी भी मिक्सचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंसंट्रेशन को जो होता है मेज़र किया जाता है थ्रू कि वो कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको मतलब एब्जॉर्ब करता है. उस मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं उसको कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके बेसिस पे किया जाता है, ना कि मॉलिक्यूल्स कितना एब्जॉर्ब कर रहा है उसके बेसिस पे नहीं. इट इज़ वेरी कॉमन टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग मेटल्स एंड मेटलॉइड्स इन सैम्पल. इसीलिए इसका नाम ही भी पड़ा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्योंकि इसमें हम किसी भी कंसंट्रेशन को मेज़र कर रहे हैं जितना भी एटम एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट या कॉमन टेक्निक होती है फॉर डिटेक्टिंग मेटल्स एंड मेटलॉइड्स इन सैम्पल, जो भी एक सैम्पल है उसमें मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. वाइडली यूज इन क्लिनिकल लेबोरेटरीज टू मेज़र एलिमेंट्स को मेज़र करने के लिए, एलिमेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को इन अ सैम्पल मेज़र करने के लिए यूज़ होता है ये. सच एज एलुमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, लेड एंड अदर मेटल्स जो यूज़ होते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने के लिए इन अ सैम्पल. ये जो मेथड है या फिर हम कह सकते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1955 में. इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय एलन वॉल्स, जो कि कहाँ किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था. और इसका जो फर्स्ट टाइम कॉमर्शियल एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था वॉज इंट्रोड्यूस इन 1959 में. जो कॉमर्शियल एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया गया था 1959 में. और ये यूज़ क्यों किया गया था? यूज फॉर माइनिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एग्रीकल्चर में यूज़ किया गया था. तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, तो उसको देख लेते हैं. द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. सो सेंसिटिव मेथड होता है एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है ये. इट इज़ वेरी रिलायबल एंड सिंपल टू यूज़ होता है. ओके, अब आते हैं प्रिंसिपल. ये आपके नोट्स इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक प्रोसेस में पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, देन आपको प्रिंसिपल लिखना होगा, फिर आप जो एपरेटस यूज़ कर रहे हैं उसमें जो टूल्स हैं वो आपको लिखना होता है. प्रिंसिपल की बात करें तो पहले तो हम ऐसे पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होता है. पहले तो इसमें लिक्विड सैंपल यूज़ होता है. लिक्विड सैंपल किस में लोड किया जाता है? क्यूबेट होता है. क्यूबेट क्या है? एक आपका एपरेटस है या फिर कह सकते हैं एक पॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका क्यूबेट आपका सिलेंड्रिकल भी हो सकता है और आपका किसी भी शेप का हो सकता है. और बेसिकली इसमें ही आपका क्या किया जाता है, जो भी सैंपल लोड किया जाता है, अब ये सैंपल को हीट किया जाता है फ्लेम में. ठीक है. फिर फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, उसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन होती है ड्रॉपलेट्स की. ठीक है. और फाइन रेसिड्यूज बनते हैं. फिर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल एटम्स बनते हैं जिस पे कोई चार्ज नहीं है. ठीक है. उसके बाद क्या होता है? न्यूट्रल एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं जो स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशंस होते हैं, जो कि एक लाइट सोर्स से आते हैं, जैसे कि जो कैथोड लैंप होता है उससे आते हैं. इसके रेडिएशन को क्या करते हैं? ये एटम क्या करते हैं? न्यूट्रल एटम एब्जॉर्ब करते हैं. फिर क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द न्यूट्रल एटम यूजिंग अ डिटेक्टर. अब क्या किया जाता है कि जितने भी रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब किया गया है किसके द्वारा, किसके थ्रू, जो आपका न्यूट्रल एटम है जितने भी रेडिएशन को वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है उसको मेज़र किया जाता है. किससे? डिटेक्टर से.
ठीक है, डिटेक्टर से इसको मेज़र किया जाता है। जब आप अभी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है उससे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ये होता है। पहले तो आप प्रिंसिपल इस तरीके से लिख सकते हैं कि सैम्पल सॉल्यूशन इज़ एटमॉइज्ड इन एटमॉइज़र। एटमॉइज़र आपका फ्लेम एटमॉइज़र की बात किया जाता है, जिसपे आपका सैम्पल सॉल्यूशन जो है फ्लेम पे हीट किया जाता है। जो ड्रॉपलेट्स ऑफ सैम्पल सॉल्यूशन उसका क्या इवेपोरेट्स होते हैं इन फ्लेम गिविंग सॉलिड रेसिड्यू ऑफ सैम्पल, और सॉलिड रेसिड्यू बनाते हैं। और जो सैम्पल सॉल्यूशन होता है उसमें जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है उसका, और क्या बोलते हैं, सॉलिड रेसिड्यू बनाते हैं, ठीक है, सैंपल का, ठीक है। दिस रेसिड्यू गेट्स evaporated and solid sample molecule convert into gaseous sample। अब ये जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे गैसियस सैंपल में, ठीक है, ड्यू टू द फ्लेम टेम्परेचर। क्योंकि जब हम हीट पे किसी भी सैंपल को करेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो उसमें गैसियस फॉर्म में हो जाता है, इवेपोरेशन होता है उसमें। फर्दर गैसियस मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड टू गिव गैसियस न्यूट्रल आइटम्स। क्या होता है, फिर वो डिसोसिएट हो जाते हैं और उसके बाद क्या बोलता है, वो गैसियस न्यूट्रल आइटम्स बनाते हैं, जो कि ग्राउंड स्टेट में होता है। अभी एक्साइटेड स्टेट में नहीं, अभी ग्राउंड स्टेट में है। ड्यू टू फ्लेम टेम्परेचर सम ऑफ द ग्राउंड स्टेट गैसियस मेटल्स एटम्स विल बी एक्साइटेड। और ये जो फ्लेम की वजह से क्या होता है, फ्लेम टेम्परेचर की वजह से ये जो ग्राउंड स्टेट गैसियस मेटल्स होते हैं, ये एटम्स होते हैं, मेटल के जो एटम्स होते हैं वो क्या कहते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। और जो बाकी जो एटम्स ग्राउंड स्टेट में रहते हैं वो अनएक्साइटेड होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ आर पास थ्रू दीज ग्राउंड स्टेट। और फिर अनएक्साइटेड गैसियस मेटल्स होते हैं, जो कि देखिए ये क्या होता है कि फ्लेम की वजह से ये गैसियस मेटल जो होते हैं, गैसियस मेटल एटम बनता है। अब ये जो एटम्स हैं ये क्या करेंगे, जो भी लाइट सोर्स है उससे अगर लाइट वेवलेंथ का जो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो क्या होता है, इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो कि अनएक्साइटेड होते हैं। ये एटम्स अभी अनएक्साइटेड है, जब ये फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लेंगे तब ये क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है। तो इसमें आपका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में फर्स्ट हम यूज़ करते हैं लाइट सोर्स, जो कि आपका हॉलो कैथोड लैम्प होता है। सेकेंड आपका जो होता है इसमें न्यूबलाइज़र यूज़ होता है, सेकेंड आपका न्यूबलाइज़र यूज़ होता है, अभी मैं आपको वो फिगर के थ्रू समझाऊंगी। देन एटमाइज़र यूज़ होता है, जिसमें फ्लेम एटमाइज़र है, आपका ग्रेफाइट ट्यूब एटमाइज़र होता है। फिर आता है आपका मोनोक्रोमेटर, जो कि सिंगल लाइट को पास करता है, तो मोनोक्रोमेटर यूज़ होता है। अब आते हैं इनके थोड़े से डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या है। हॉलो कैथोड लैम्प को, जो जिसे हम लाइट सोर्स कह रहे हैं, यूज होता है इसमें। Hollow cathode lamp are the most common radiation source in atomic absorption spectrophotometer, and it contains a tungsten anode and a hollow cylindrical cathode made of the element to be determined, ठीक है। These are sealed in a glass tube filled with an inert gas। जो आपका एलिमेंट जो डिटरमाइन किया जाता है उसी से बना होता है, और क्या होता है, इसको सील कर दिया जाता है एक ग्लास ट्यूब में, जो कि इनर्ट गैस से फिल्ड होता है। इनर्ट गैस का मतलब है कि ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा किसी भी मेटल या मॉलिक्यूल्स के साथ। ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन यूनिक लैम्प विच मस्ट बी यूज फॉर द एनालिसिस। और जितने भी एलिमेंट्स के एनालिसिस करनी है, जितने भी मेटल्स के, उनके लिए अलग अलग लैम्प होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूबलाइज़र क्या होता है। न्यूबलाइज़र क्या करता है, सक अप द लिक्विड सैंपल एट कंट्रोल्ड रेट। ये क्या करता है, क्यूबेट यानी सैंपल जिसमें लोड होता है उसको क्यूबेट कहते हैं, उससे क्या करता है, ये न्यूबलाइज़र जो सैंपल है उसको सक करता है, उसको अपनी तरफ खींचता है लिक्विड पार्ट को, एंड क्रिएट अ फाइन एरोसोल स्प्रे फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द फ्लेम। अब ये क्या करता है, जो लिक्विड पार्ट इसने सक किया है ये फ्लेम तक लेके जाता है, स्प्रे करता है फ्लेम तक, ताकि जो है आपका न्यूबलाइज़र के हेल्प से ये जो एटमाइज़र तक आपका ये लिक्विड पार्ट है जो सैंपल में लोड किया गया है वो पहुंच जाए।
तो क्रिएट अ फाइन एरोजल स्प्रे फॉर इंट्रोडक्शन इनटू फ्लेम। एंड जितने भी फाइन लेयर फाइन स्प्रे की तरह वो आगे की तरफ पास करता रहता है। मिक्स द एरोजल एंड फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट thoroughly and introduction into the flame। अब जो आप इसने एरोजल का मतलब ये है जो लिक्विड पार्ट लेके आया है क्यूबिट से, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, फ्यूल के जो फ्यूल है उसके साथ मिक्स कर रहा है ताकि जो एंड और ऑक्सीडेंट है उसके साथ थ्रोली मिक्स हो रहा है ताकि जो फ्लेम है ना विद द हेल्प ऑफ फ्लेम ये जो एटम्स जो सैंपल में लिक्विड है वो जो सैंपल है उसका होता है उसमें जो इवेपोरेशन होता है ताकि जो एटम्स फॉर्म हो रहे हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। जो न्यूबलाइज़र है वो हेल्प करता है क्यूबिट से लिक्विड को सक करने में और इस एरोजल को लेके जाता है फ्लेम तक ताकि ये आपस में फ्लेम की जो ऑक्सीडेंट है वो आपस में मिल जाए और फिर क्या होता है ये एटम्स बने। नेक्स्ट बात करते हैं एटमाइज़र क्या होता है। एटमाइज़र इन द एटमाइज़र द सैम्पल सॉल्यूशन इज़ वेपराइज्ड एंड द मॉलिक्यूल्स आर एटमाइज्ड। अब इसमें सैम्पल्स में जो सैम्पल न्यूबलाइज़र की हेल्प से आगे पास हो रहा है सक किया गया है वो एटमाइज़र में जाएगा। एटमाइज़र में क्या होता है कि जो सैम्पल सॉल्यूशन थी वो क्या होगा, वेपराइज्ड होगा और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, एटम बनाएंगे, एटमाइज्ड हो जाएंगे। एंड एटोमाइज़र कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एटोमाइज़र टू टाइप्स का हो सकता है। पहला तो फ्लेम एटोमाइज़र हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोथर्मल और ग्रेफाइट ट्यूब एटोमाइज़र हो सकता है। तो एटोमाइजेशन क्या होती है, ये प्रोसेस अगर पूछ लिया इनके शॉर्ट नोट में तो आपको पता होना चाहिए, इज़ अ सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स इनटू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स इनटू एटम। बेसिकली सैम्पल में आपका बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या करता है ये सेपरेट करता है मॉलिक्यूल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को और उनके एटम्स में इसको ब्रेक करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लेम। तो दिस इज़ डन बाय एक्सपोजिंग द एनालिट टू द हाई टेम्परेचर। जो भी मॉलिक्यूल है उसको हाई टेम्परेचर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है इन अ फ्लेम और अ ग्रेफाइट फ्यूरनेस। एटमाइज़र कन्वर्ट द लिक्विड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। जो एटमाइज़र होता है क्योंकि इसमें फ्लेम है तो ये क्या करता है, लिक्विड को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है जो कि ईजिली वेपराइज्ड हो जाता है। अब बात कहते हैं मोनोक्रोमेटर क्या होता है। अ मोनोक्रोमेटर इज यूज्ड टू सेलेक्ट द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सैंपल एंड टू द एक्सक्लूड अदर वेवलेंथ। इसमें क्या होता है, जितने भी मोनोक्रोमेटर क्या करता है कि स्पेसिफिक वेव लेंथ वाली लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जो कि क्या करता है, सेपरेट करता है, जो कि सैम्पल सॉल्यूशन द्वारा एब्जॉर्ब किया गया था लाइट को, उसको डिफरेंट वेव लेंथ पे क्या करता है, सेपरेट करता है। और अदर जो वेव लेंथ के जो लाइट होते हैं उसको क्या करता है, एक्सक्लूड करता है, उसको अलग कर देता है। This selection of the specific light allows the determination of the selected elements in the presence of others। तो इससे क्या होता है कि स्पेसिफिक लाइट क्या करता है, जो भी आपके एलिमेंट्स है उसको, उससे जितने भी लाइट एब्जॉर्ब किए गए थे उसको अलग कर देता है। तो क्या होता है, इससे डिटर्मिनेशन होता है, डिटरमाइन किया जा सकता है कि एलिमेंट्स कौन सा है, कितना लाइट एब्जॉर्ब किया गया था विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं डिटेक्टर क्या होता है। द लाइट सेलेक्टेड बाय द मोनोक्रोमेटर इज डायरेक्टेड ऑन टू द डिटेक्टर दैट इज टिपिकली अ फोटो multiplier tube whose function is to convert the light signal into electrical signal proportional to the light intensity। डिटेक्टर क्या करते हैं, जो लाइट सिग्नल है, जो लाइट एब्जॉर्ब की गई थी जो मोनोक्रोमेटर के हेल्प से डिटेक्टर पे पास होता है, डिटेक्टर पे जाता है, तो ये डिटेक्टर क्या करता है, ये लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि जो कंप्यूटर है या फिर आपका जो ग्राफिक है, जो आपका ग्राफ आए वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे आ जाए, कंप्यूटर पे आ जाए। तो ये क्या करता है, जो लाइट सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जितनी लाइट एब्जॉर्ब की गई है, जितनी लाइट आई है उतनी ही आपकी इलेक्ट्रिकल लाइट भी कन्वर्ट बनेगी, ठीक है, इस तरीके से करता है।
द सिग्नल कुड बी डिस्प्लेड फॉर रीड आउट डिवाइस होता है, उस पर इसको डिस्प्ले किया जाता है। तो हियर इज़ द पिक्चर ऑफ द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यू कैन से। आपका पहले आपका लाइट सोर्स यूज़ होता है एंड दैट इज़ आपका कैथोड लैम्प। उसके बाद यहाँ पे आइए आप नीचे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेस्ट सैंपल जो यूज़ हो रहा है जो कि लोड होता है किसमें, क्यूबिट में। क्यूबिट एक आपका बर्तन जैसा है जिसमें आपको लोड करना होता है। देन आपका ये न्यूबलाइज़र होता है। ये न्यूबलाइज़र आप देख सकते हो, ये न्यूबलाइज़र क्या है, ये ट्यूब लगा हुआ है, इसी के हेल्प से ये सक करता है। क्या सक करता है, ये सैंपल को सक करता है, लिक्विड पार्ट को। अब ये क्या करता है, न्यूबलाइजेज एटमाइज़र। एटमाइज़र जो फ्लेम है यहाँ पे इस फाइन लिक्विड है, फाइन एरोजल है जो लिक्विड का, यहाँ पे एरोजल को ये जो आया हुआ है लिक्विड पार्ट, इसको फ्लेम के पास ले जाता है। फ्लेम से क्या होता है, ये फ्लेम से आपका फाइन रेसिड्यूज बनते हैं, ड्रॉपलेट्स बनते हैं, वेपराइज्ड होता है और फिर आपके न्यूट्रल एटम्स फॉर्म होते हैं। अब ये न्यूट्रल आइटम्स क्या करते हैं, ये जो लाइट यहाँ से पास हो रही है, दिस इज़ योर लाइट सोर्स, आपका यहाँ से जो लाइट पास हो रही है ये क्या करता है, ये एटम यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये एटम से लाइट जो मोनोक्रोमेटर है, डिफरेंट वेवलेंथ वाले लाइट को डिफरेंट सेपरेट करते हैं और डिफरेंट जो अदर्स होते हैं उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये मोनोक्रोमेटर क्या करता है, अब ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को, जो लाइट सिग्नल है इसको इस पे पास करता है डिटेक्टर पे। अब ये डिटेक्टर क्या करता है, ये क्या करता है, इट विल कन्वर्ट लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ताकि जो रीड आउट डिवाइस है या कंप्यूटर है इस पे जो आपका ग्राफ आता है डिफरेंट एलिमेंट्स का, वो आपका दिख सकता है कि कौन सा एलिमेंट है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस रन करती है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय ग्राउंड स्टेट। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कि जो अनएक्साइटेड होता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है एटम्स। चलिए देखते हैं। हाँ, के मान लीजिए आपका सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन में, यहाँ पे फ्लेम के जो एरोजल है यानी जो लिक्विड पार्ट है, यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लेम के हेल्प से सॉलिड रेसिड्यू बनाएगा। फिर टेम्परेचर की वजह से फ्लेम के वेपराइजेशन होगा, यहाँ पे NaCl के अलग अलग सेपरेट मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब ये थर्मल डिसोसिएशन होगा, यहाँ पे NaCl का गैसेस मॉलिक्यूल बना हुआ है, थर्मल डिसोसिएशन होगा। अब यहाँ पे आपका Na बन जाएगा, यहाँ पे सोडियम बन जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट में है। अब ये डिटेक्टर से जितनी भी लाइट एब्जॉर्ब की गई है वहाँ पे आपका इससे शो किया जाएगा और आपका रेडिएशन सोर्स है और ये आपका इससे लाइट जितने भी एब्जॉर्ब किए गए हैं ये आपका डिटेक्टर पे जाएगा, देन आपका ग्राफिक पे जाएगा। नेक्स्ट कम टू द एप्लीकेशंस ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट इन द एग्रीकल्चर एंड द फूड प्रोडक्ट्स में जो एलिमेंट्स है उसके डिटर्मिनेशन में यूज़ किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ लेड इन पेट्रोल में, लेड जो आपका लेड को देखा जाता है कि पेट्रोल में है, उसके डिटर्मिनेशन के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन द सीमेंट एंड फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री होती है इसमें यूज़ किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल्स को डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है, जो कि स्टेप्स इन्वॉल्व होता है इसमें। डिसॉल्वेशन होता है, वेपराइजेशन होता है, वोलेटाइजेशन होता है, इसमें ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका डिसॉल्वेशन में होता है, जो लिक्विड सॉल्वेंट होता है वो पहले वो इवेपोरेटेड होता है, फिर ड्राई सैंपल जो होता है वो एज इट इज़ रहता है, ठीक है। वेपराइजेशन में क्या होता है, सॉलिड सैंपल जो होता है वेपराइज्ड हो जाता है टू गैस फॉर्म। तो ये प्रोसेस इस तरीके से ऊपर हो रहा था, जो आपको अगर समझ नहीं आया तो यहाँ पे देख सकते हैं। पहले तो लिक्विड जो सॉल्वेंट है वो वी वेपराइज्ड होगा और फिर ड्राई सैंपल क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा। फिर सॉलिड सैंपल जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि देखिए अगर सैंपल में सॉलिड डाला गया होगा तो सॉलिड सैंपल जो होगा वो वेपराइज होगा, जिसे वेपराइजेशन प्रोसेस कहते हैं, और ये गैस मॉलिक्यूल बनाएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। फिर आपका वोलेटाइलाइजेशन होता है, इसमें द कंपाउंड मेकिंग ऑफ द सैंपल आर ब्रोकन इनटू फ्री एटम्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि NaCl का सैंपल है, इसमें सैंपल लोड किया गया हो तो लिक्विड भी है, लिक्विड में मिलाया गया होगा सैंपल, क्योंकि अब ये क्या होगा, जो सॉलिड पार्ट है एज इट इज़ रहेगा, सॉलिड रेसिड्यू रहेगा, बाकी जो है
वो प्रोसेस उसका डिज़ोल्वेशन हो गया है। अब ये सॉलिड रेसिड्यूज़ जो हैं NaCl के, उसका वेपराइजेशन होगा तो ये गैसेस फॉर्म में बनाएंगे, गैसेस मॉलिक्यूल बनाएंगे। फिर आपका क्या होगा, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, वोलेटाइलाइजेशन होता है। वोलेटाइजेशन होगा, फिर क्या होगा, थर्मल डिसोसिएशन हो रहा है, यानी अब ये क्या होगा, ये आपके NaCl एटम्स में ब्रेक हो जाएंगे, Na बनाएंगे और Cl बनाएंगे। अब ये Na कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एब्जॉर्ब करेगा, वो डिटेक्टर के थ्रू आपके रीड आउट डिवाइस में ग्राफ के थ्रू आपका आ जाएगा। सो बेसिकली आपका ये 3 प्रोसेस आप याद कर लीजिए कि ये पूरी जो प्रिंसिपल है आपके इसी पे बेस्ड है। डिसॉल्वेशन एंड वोलेटाइलाइजेशन होता है, ठीक है, ये प्रोसेस होती है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगी, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।